ठीक है भाई, थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग उठ भी चुके हैं, तो थोड़े लोग आ भी चुके हैं। ठीक है, हम फिर पीपीसी के इनवर्ट आउटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे थे, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था और आज इसको कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बताई थी वो ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट विल नॉट शिफ्ट द पीपीसी। ठीक है, इनवर्ट और आउटवर्ड कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा। प्रोडक्शन का पोटेंशियल आपका वही रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होने से आपसे मूव करेंगे, पॉइंट्स मूव कर सकते हैं, पीपीसी विल नॉट शिफ्ट। पीपीसी सिर्फ तब शिफ्ट करेगा जब कोई बड़ा सान्हा हो गया, फॉर एग्जांपल वॉर हो गया, जैसे उन्होंने बोला कि ड्रॉट आ गया, या हम बोलें कि अर्थक्वेक आ गया, आपकी रिसोर्सेज आया हो गई। जी जी, क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही। मेरी आवाज समझ में आ रही है? जी सर, आपकी आ रही है। ओके, ठीक है। तो ये जब भी कोई ऐसी कोई बड़ी चीज होगी जिससे रिसोर्सेज खत्म हो जाए आपकी किसी भी तरीके से, ड्रॉट, अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल, या माइग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज है, द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज और द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज जिससे भी कम होगी, उसे पीपीसी इन्वर्ट शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया बेसिक। पीपीसी के बारे में जो लास्ट चीज हमने देखनी है वो क्या है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर हम पीपीसी खत्म कर देंगे। वो बेसिकली ये है कि अच्छा, एक चीज और, मैं आप मुझे बताएं, पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट होना अच्छी बात है या इनवर्ट शिफ्ट होना अच्छी बात है फॉर एनी इकोनॉमी? व्हाट वुड यू वांट एज एन इकोनॉमी? your पीपीसी टू शिफ्ट आउटवर्ड्स और इनवर्ट्स? आउटवर्ड ना? आउटवर्ड ऑब्वियसली। व्हाई? आउटपुट व्हाई? रेवेन्यू ज्यादा हो। नहीं, रेवेन्यू कहाँ से आ गया यार? इकोनॉमी की बात हो रही है, इनकम कहाँ से आ गई थी? मतलब रेवेन्यू तो बहुत बात की बात है। अभी अभी आप सिर्फ ये बोलें कि उससे होगा क्या? रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। नहीं, सही इस्तेमाल होने के लिए आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। सही इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑन द कर्व होना जरूरी है। शिफ्ट हो गया और अब ऑन द कर्व नहीं है तो कोई सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, सही इस्तेमाल करने के लिए टू यूज योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एज पॉसिबल, यू हैव टू बी ऑन द कर्व। ठीक है ना, कर्व के ऊपर प्रोड्यूस करना है। उसके अलावा आप कहीं भी प्रोड्यूस करें, यू विल नॉट बी एफिशिएंट। ठीक है, पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट होना इसलिए अच्छा है ऑब्वियसली कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, एबिलिटी बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। और इसको हम इकोनॉमिक्स में ये सब कुछ मानते हैं। इकोनॉमिक्स में वी आर कंसर्न विद द आउटपुट यू आर प्रोड्यूसिंग। और ये शिफ्ट होने की वजह से हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाने का जो पहला तरीका आपने सीखा है इकोनॉमिक्स में, वो ये सीखा है कि पीपीसी को आप आउटवर्ड शिफ्ट कर दें। अगर पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, देन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी वो। if the PPC is not shifting outward, then obviously it is not growing. Inward shift हो रहा है तो नेगेटिव ग्रोथ हो गई, नुकसान है आपको। तो यू विल वांट द इकोनॉमी टू ग्रो। उससे इवेंचुअली ये होगा, इनकम, रेवेन्यूज, प्रॉफिट जो आप बोल रहे हैं, सबको फायदा होगा। ज्यादा आउटपुट बनेगा, सबको वी विल हैव मोर टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग एवरीवन, और सबकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा इवेंचुअली। तो वी वांट द पीपीसी टू शिफ्ट आउटवर्ड्स। ठीक है, शिफ्टिंग तो हमने देख लिया, और आपने अगर रीडिंग कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। इसका कोई नुकसान है ग्रो होने का? नहीं ग्रो ना? होने का नुकसान, हाँ हाँ है नुकसान है। मैक्रो में समझाऊंगा वो, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा 1 से 1.5 हफ्ता और 2 हफ्ता शायद। वो ग्रो होने का नुकसान है, बिल्कुल है, जो कि है। अगर आप सोचे कि इतनी ग्रोथ हो गई वेस्टर्न ममालिक में, तो वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, तो वहाँ पे कोई नुकसान हुआ इस ग्रोथ का, नहीं हुआ। तो वो ग्रोथ का जो नुकसान है वो हमें समझ में आएगा जब हम मैक्रो लेवल पर पूरी इकोनॉमी को टेस्ट करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। ठीक है, नुकसान होगा। अभी अभी के लिए हम बस बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट कंसर्न विद द ग्रोथ। हाउएवर, वो जितना भी बड़ा नुकसान हो ना, आज की जो इकोनॉमी है, द मॉडर्न डे इकोनॉमी, वी आर ओनली कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट एंड ग्रोथ। वी डोंट रियली केयर कि नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन होता है नुकसान। क्या नुकसान है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर, मूविंग ऑन। तो हमें जो अगली चीज देखनी है वो बेसिकली क्या देखनी है, हमें देखना है कि पीपीसी के लिए हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी के जो शेप है ना, वो डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको मैं समझा देता हूँ बेसिकली किस तरीके से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की 3 टाइप्स होंगी। या तो नंबर 1, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी देख लें और पीपीसी पे इसको शो कैसे करेंगे वो भी देख लें। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमें दिखानी है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। कर्व का जो शेप है वो बताएगा कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो ऐसा अगर शेप बना हुआ है तो यहाँ वही कॉटन और राइस की एग्जांपल ही आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वी मीन कि फॉर एग्जांपल इफ यू वर एट पॉइंट ए and we are moving towards point B, तो अगर मैं अच्छा ये हमें पता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, अगर ज्यादा बनाना है कॉटन को तो राइस हमें छोड़ना पड़ेगा। तो कितना छोड़ना पड़ेगा वो हम देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये था पहले, यहाँ पे था 10 और यहाँ पे था 11 और यहाँ हम देख लेते हैं आसान कोई नंबर देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस वाज 20 एंड दिस वाज 18। तो मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ कॉटन? What is the opportunity cost of producing one more unit of cotton? 2 unit of rice. 2 units of rice. बिल्कुल ठीक है, सही है ना। we missed out on 2 units of rice just to produce one more unit of cotton. अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम B से C पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है। इंक्रीजिंग देखने के लिए हमें समझना होगा कि अब अगर मुझे एक और एडिशनल यूनिट बनाना है, 11 से 12 पे आना है, ठीक है। नाउ टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ कॉटन मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो इंक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इनिशियली आई सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ राइस, नाउ द सैक्रिफाइस विल बी ग्रेटर। ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ 17 है, 3 यूनिट हमें लूज करने होंगे, 3 यूनिट्स। एक एडिशनल यूनिट ऑफ कॉटन बनाने के लिए यू विल हैव टू अगर आप पॉइंट ए पे थे, मतलब कि अच्छा इन तीनों पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट पे आप थे, तो ये तीनों पॉइंट जो है these 3 points are showing what? All these 3 points are showing full employment of resources. फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सारा लेबर एम्प्लॉयड है, कोई घर पे फारिग नहीं बैठा हुआ, सारी रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड है, सारा एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड है, सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऑल दी 3 पॉइंट्स जस्ट बाय द फैक्ट दे लाई ऑन द कर्व रिप्रेजेंट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर सारे लोग एम्प्लॉयड हैं एंड नाउ आई वांट टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कॉटन, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सिर्फ ये करना होगा भाई कि I'll have to lose out on rice। और राइस पे लूज आउट करने का मतलब क्या है? राइस पे लूज आउट करने का मतलब ये है कि कल तक जो बंदा चावल उगा रहा था उसको मैं बोलूं भाई आपने आज से कॉटन बनाना है, बिकॉज और कोई लेबर तो है नहीं मेरे पास। लेबर तो जो था वो सब एम्प्लॉयड था बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड कॉटन। नाउ इफ आई वांट टू प्रोड्यूस मोर राइस मोर कॉटन, तो कल तक जो बंदा राइस बना रहा था उसको मैं बोलूंगा कि अब आज से आप क्या बनाएंगे? कॉटन बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही तो ओके, बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि और कोई नया बंदा तो मैं ला नहीं सकता, सारे लोग एम्प्लॉयड है, सही है ना। बहुत सारे लोग कॉटन बना रहे हैं, बहुत सारे लोग राइस बना रहे हैं। अब अगर मुझे कॉटन एक्स्ट्रा बनानी है तो उसका एक ही तरीका है कि आई हैव टू शिफ्ट द रिसोर्सेस। इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इसको मैं ये कह रहा हूँ, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग ऑन द कर्व, if you are producing on the curve to produce one more unit of anything, किसी भी चीज को अपने और बनाना है, we will have to shift the resources। और एनीथिंग की जगह मैं अभी ना जरा वो कर देता हूँ ताकि इस एग्जांपल की बात कर ले। If you want to produce one more unit, even one extra unit of cotton for example,
उसको करने का एक ही तरीका है कि विल हैव टू शिफ्ट द रिसोर्सेस फ्रॉम राइस टू कॉटन। जो लोग कल तक राइस बना रहे थे उनको आपने उठा के बोलना भाई कल से आप कॉटन बनाए, और कोई तरीका नहीं है। अगर ये चीज समझ में आई तो ओके, लेके वजह कोई कंफ्यूजन यहाँ पे तो प्लीज पूछ ले। सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई, मैं इंक्रीजिंग पे आ रहा हूँ, इंक्रीजिंग का मतलब क्या बता रहा हूँ, बट ये जो मैंने लिखा है समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ ले, क्लियर तो ओके लिख के भेज दे। नाइस बच्चा रसान, ओके क्लियर है, ठीक है ठीक है ओके। सो ये हो गया। अब हमें अगर अच्छा मेरी बात सुने, लेबर कैन बी स्पेशलाइज इन ओनली अ फ्यू थिंग्स ना। नॉर्मली तो बाय स्पेशलाइजेशन वी डू मीन कि एक ही चीज में वो बना सकता है, लेकिन चले हम मान लें कि वो ज्यादा चीजें भी बना सकता है, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा चीजें बना सकता है तो भी कितनी चीजें बना सकता है, मतलब कि अगर आप राइस फार्मर हैं तो आप कॉटन फार्मिंग चले आपने मान लिया आप कर भी सकते हैं, सही है, कल से आप कॉटन बना लेंगे, लेकिन क्या आप उसी तरीके से उतने एफिशिएंट तरीके से बना पाएंगे? द आंसर इज नो। जो एफिशिएंसी आपकी राइस में थी, वो स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, यू कैन नॉट प्रोड्यूस कॉटन विद द सेम स्पेशलिटी, विद द सेम स्किल्स, विद द सेम प्रोडक्टिविटी। तो अच्छा इस कॉटन और राइस को चलो तब भी फार्मिंग से रिलेटेड है, मैं लिख दूं यहाँ पे कि आप ये जो था ये फॉर एग्जांपल दिस वाज वेपन्स, और इसको हम करते हैं राइस। क्या हम पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, हम दो ही चीज़ें बनाते हैं, हम या तो वेपन बनाते हैं ताकि हम लड़ सकें, और हम खाना बनाते हैं कि हम भूखे ना मरें, ठीक है। तो हम कल तक जो बंदा वेपन बना रहा था उसको मैं बोलूँगा राइस बनाओ तो वो बोलेगा क्या मजाक है, लेकिन क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा, अगर हम अज्यूम कर ले कि वो बनाएगा तो वो उस क्वालिटी के साथ नहीं बना पाएगा जिस क्वालिटी के साथ वो वेपन बना रहा था। बात समझ में आ रही है? तो वो फॉर एग्जांपल वही बंदा 2 यूनिट ऑफ वेपन बना था, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ 1 यूनिट ऑफ कॉटन बना पाएगा, 1 यूनिट ऑफ राइस बना पाएगा, या वो 3 यूनिट ऑफ वेपन बना था, अब वो सिर्फ 1 यूनिट ऑफ राइस बना पाएगा, क्योंकि राइस वो बना तो रहा है लेकिन उस काबिलियत के साथ नहीं बना पाएगा जिस काबिलियत के साथ वो वेपन, बिकॉज ही वाज स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। ये बात समझ में आ रही है? सो हम अगला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, लेबर या कोई भी रिसोर्सेज ना, जो मशीन वेपन बना रही थी बोलू कल से वो उस मशीन से चावल बनाओ तो कैसे बनाएंगे? लेबर रिसोर्सेज आर स्पेशलाइज्ड in the production of one thing only। ठीक है ना, जब आप स्पेशलाइज है तो आप बाकी चीजें, तो देयरफॉर labor will not be able to produce the other thing, जो भी दूसरी चीज है, with the same productivity, सेम प्रोडक्टिविटी से तो नहीं बना पाएगा। बात समझ में आ रही है? Hence increasing opportunity cost, the opportunity cost will be increasing। ठीक है, मैं लेबर का वर्ड यूज कर रहा हूँ, यू कैन यूज रिसोर्सेस, ठीक है, सारी रिसोर्सेस की बात है, लेबर समझना थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर है ये चीज तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ ले। वो सब समझने के लिए ये पहला वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये इफ वाला जो पॉइंट है ना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी विल फॉलो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, बहुत आला। लाइब्रेरी में है वैसे तो ओवरऑल बेहतरीन था ऑर्डर का। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं
अगर इंक्रीजिंग, एक सेकंड वेट करिएगा प्लीज, हम शुरू कर रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। वी आर मूविंग अहेड। तो अच्छा, मैंने कहा देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी कैन शो यूजिंग द पीपीसी। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने दिखा भी दिया और ये भी हो गया। एंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी विल हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ द पीपीसी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बहुत ही मतलब क्या कहेंगे इसको, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रियल लाइफ में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्यों, आपको समझ जाएंगे अभी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वही कॉटन और राइस की एग्जांपल, इसका शेप डिफरेंट बनेगा। जब भी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंगी द शेप विल बी लाइक दिस। किसकी तरह, ये यूं बनेगा, लेटा हुआ बनेगा यूं, ये या अब ओके द शेप विल बी लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा था ना बचपन में। इंक्रीजिंग में कॉनकेव, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं कॉनकेव देखें, बिकॉज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल। जो मैंने पूरी कहानी समझी आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस तरीके का ग्राफ आपको सिर्फ समझने के लिए पता होना चाहिए। हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल आप ए से बी पे गए, तो ए पे ये 10 था, ये भी 10 था फॉर एग्जांपल। तो इसे समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए 11, यहाँ पे हुआ 9। तो फॉर एग्जांपल द addition was 1 unit here, the loss was 1 unit. We sacrificed 1 unit of rice to produce one more unit of cotton. However, अगर हमें एक और यूनिट बनाना है, फॉर एग्जांपल पॉइंट सी, यहाँ पे रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा यार, तो हाँ ये यहाँ कर लेते हैं ना। तो हम ये कह रहे हैं अब क्या होगा, अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कैसे होगी कि इस वक्त एडिशनल 2 यूनिट्स बनाने के लिए 11 to 13 जाने के लिए यार, हाँ 11 to 13 जाने के लिए यार, ये जो 11 to 13 जाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो यहाँ 8 हो जाएगी। तो सही है, हम कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी डिक्रीज हो रही है। पहले we had to sacrifice 1 unit of rice to produce 1 more unit of cotton. Now we are sacrificing 1 unit of rice to produce 2 more units of cotton. मतलब कि सैक्रिफाइस जो कम हो रहा है विद टाइम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं जो बंदा कल तक राइस बना रहा था वो असल में कॉटन ज्यादा अच्छी बना रहा है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कॉटन में ज्यादा अच्छी है, जो कि जनरली होता नहीं है। लेकिन हाँ हो सकता, मतलब कभी कभार हो सकता है कि आप कोई और काम कर रहे थे, यू आर राइस फार्मर, लेकिन आप असल में जो यू आर मेड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन, कहते हैं ना कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई एम मेड फॉर, मे बी मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे करना नहीं चाहिए, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये कोई ऐसे लोग हैं, इनको हम जब कॉटन में, तो उनको बोला हाँ कॉटन हमें बनाने का जो शौक है ना, वो राइस बनाने में मजा नहीं आ रहा था। यू गेटिंग माय पॉइंट कि जो उनको जो उनकी प्रोडक्टिविटी राइस बनाने में थी उससे ज्यादा आ गई कॉटन बनाने में। यहाँ पे असम्पशन है। जब भी हम कहते हैं डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जनरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, रियलिटी में फॉलो नहीं करता। रियलिटी में द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी इंक्रीजिंग। ठीक है, उसकी रीजनिंग आपको समझ में आ गई, वो हमने यहाँ पे पूरी लिख दी है। इसका इसका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये होगी, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि रिसोर्सेस आर परफॉर्मिंग बेटर, रिसोर्सेस परफॉर्मिंग बेटर, रिसोर्सेस मतलब लेबर या जो भी चीजें हैं, दे आर परफॉर्मिंग बेटर
when being shifted to another use. ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके लिख के भेजे, कोई मसला पूछ लें, प्लीज पूछ लें. लेट हुआ कर्व कब बनेगा? डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि इनिशियली वो लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे थे जहां उनको काम करना आता नहीं था. नाउ आफ्टर शिफ्टिंग देम टू अनदर यूज वी फाउंड आउट वो वाओ यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. बस ये हो रहा है. ठीक हो गया? जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे बोले कुछ लोगों में शायद हो जाए, जनरली पूरी इकोनॉमी की हम बात करें तो ऐसा होता नहीं है. ठीक है? अगर आप राइस में ज्यादा प्रोडक्टिव थे तो यहाँ पे ज्यादा, इससे ज्यादा प्रोडक्टिव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, आप सिर्फ हमजा की समझ में आया, बाकी लोगों की समझ में आया नहीं आया मुझे बता दें हसनैन. ओके ठीक है. सकीना, अशर, सारिम, नवीरा, कुछ पूछना पूछ लो बेटा. और बुक की रीडिंग भी कर लेना, सब कुछ अवेलेबल है बुक्स में भी. ठीक हो गया? ओके, एक सेकंड रुकना. ओके देन वी आर मूविंग अहेड. अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी को समझ में आ गई, द लास्ट केस ऑफ फॉर पीपीसीज इज बेसिकली कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नंबर 3, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बेसिकली यही है कि आपकी जो पीपीसी की डायग्राम बनेगी. अच्छा, ये जो डायग्राम है ना कांस्टेंट वाली, ये भी हाइपोथेटिकल ही है. असल तो वही है जो मेन हमने शुरू में बनाई थी, लेकिन ये रिलेटिवली यूज इसलिए होती है कि क्योंकि आसान हो जाता है. इसमें आप पीपीसी बनाएंगे बाय शोइंग ए स्ट्रेट लाइन. दिस इज पीपीसी. ठीक है? इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल रिमेन सेम थ्रू आउट. फॉर एग्जांपल, आप जो है वो 10 और 10 पे थे, आप ए से बी पे मूव करेंगे अगर, तो प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, यू आर लूजिंग फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स, 8 हो गया. तो फिर उसके बाद अगर हम मूव करेंगे 12 पे, दोबारा यू विल लूज 2 यूनिट्स, दिस विल बिकम 6. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एडिशनल बनाने के लिए यू आर लूजिंग आउट ऑन 2 यूनिट्स, दोबारा एक एडिशनल बनाने के लिए यू लॉस्ट 2 अगेन. ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. और यहाँ पे मतलब हमारा ये है कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जितना अच्छा वाई बना रही थी उतना ही अच्छा एक्स बना रही है. ये मतलब हुआ ना, रिसोर्सेज आर इक्वली गुड इन प्रोड्यूसिंग एक्स एंड वाई, राइस एंड कॉटन, जो कि हो ही नहीं सकता ना, कैसे होगा? लेकिन जब इसको हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, लेकिन ये आपको ये वाला पीपीसी दिखेगा ज्यादा, अभी नहीं, मतलब आगे मैक्रो में कुछ जगहों पे, क्योंकि दिस इज इजी टू ड्रॉ ना, और लाइन से समझाना भी आसान होता है, इसको बाकी चीजों से कनेक्ट भी कर सकते हैं फिर. तो दिस इज बेसिकली इट. तो 3 तरह की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. इंक्रीजिंग, उसकी लॉजिक पूरी समझ ली हमने. डिक्रीजिंग, लॉजिक वही है. ऊपर वाली कहानी सारी यही है. ये जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ होल्ड फॉर एवरी
every type of opportunity cost. Why? Because ये आपको समझा रहा है कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि when we are saying कि we are producing on the curve, उसका मतलब है कि all the resources are employed. सारी resources employed हैं. The only way to produce more of any other thing is by switching the resources already being used in the production of rice to the production of cotton. बात समझ में आ रही है? आप switch कर रहे हैं production को from one place to another. From you have switch कर रहे हैं resources को from the production of Y to X. और कोई तरीका है ही नहीं because you don't have any more labor. All are employed. सही है ना? तो एक को ज्यादा बनाने के लिए दूसरे को कम बनाने का तो यही तरीका कि दूसरा जो बना रहे थे Y उनको बोले कल से आप X बनाए. ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है. सही है, जो कि अच्छा ये हाइपोथेटिकल क्यों है, उसमें बड़े मसले हैं. उसका एक रीजन जो आता है, एक मसला जो है वो ये आता है. द इशू हियर इज कि लेबर या रिसोर्सेस आर इमोबाइल. इमोबाइल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय इमोबाइल? इमोबाइल छोटे मोबाइल का मतलब बता दें. व्हाट डू यू मीन बाय मोबाइल? अगर मैं बोलूं कि यार ये बंदा बहुत मोबाइल है तो क्या मतलब है इसका? मूवेबल यानी चेंज हो जाता है. मूवेबल. हाँ, हमने बात की है पहले भी. तो immobility of labor basically, immobility of resources, generally labor, is of two types ना. Number one, the geographical immobility, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कॉटन जो है वो बन रहा था पंजाब में और राइस बन रही है केपीके में, तो अब वो पंजाब से केपीके कैसे जाए? तो ज्योग्राफिकली नॉर्मली लोग इमोबाइल होते हैं ना. नॉट वेरी इजी टू स्विच देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और नंबर टू इज ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी. ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी से मुराद यही है कि आप किसी डॉक्टर को बोलें कि नहीं कल से क्योंकि हमें ज़्यादा कॉटन चाहिए तो अब आप भी फार्मिंग करें, तो वो भाई वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है. ही स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. यहाँ पे वो आप उसको बोले कि नहीं आप कॉटन बनाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना. ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है. ठीक है, तो ये जो है वो इशू है विथ द शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. इशू विद व्हाट? इशू विद शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. ओके, ठीक हो गया सर जी. सही दोबारा सुन. ओके, देखो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? वी आर शिफ्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर. सही है ना, ये हमने यहाँ पे लिखा ना वो इस पैराग्राफ में. वील हैव टू शिफ्ट. व्हाई वील हैव टू शिफ्ट? बिकॉज सारा का सारा लेबर, सारा का सारा फैक्टर, सारा का सारा जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज हैं, दे आर ऑल फुली एम्प्लॉयड. ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा राइस और बनाना है तो इसका तरीका क्या है? या तो मैं कोई बाहर से लेबर मंगवाऊँ, वो तो पॉसिबल नहीं है. अगर तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो लोग कॉटन बना रहे थे या वेपन बना रहे थे उनको बोलूँगा यार आप वेपन बनाना छोड़ें और कल से आप राइस बनाएं. और कुछ लोगों को वेपन से उठा के राइस पर डाल दूंगा मैं. और जब भी वेपन कम बनेगा और राइस थोड़ा ज़्यादा बनेगा. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है ना. ये सब हाइपोथेटिकल सिनेरियोज है कि भाई जो बंदा वेपन बनाने में स्पेशलाइज था वो हो सकता है कि वेपन बना रहा था बैठ के कराची सर में. आपकी आवाज कट रही है. ओके, एक सेकेंड. अब बेहतर है? अब बताओ. जी सर. ठीक है, तो हम बेसिकली ये कह रहे थे कि देयर इज एन इशू विद शिफ्ट प्रोसेस. शिफ्ट तो करना होगा लेकिन वो इशू क्या है कि द रिसोर्सेज आर इमोबाइल. दे आर नॉट वेरी मूवेबल जनरली. तो वही ना कि एक बंदा कराची में बैठ के अगर बोल वेपन बना रहा था, उसको बोले नहीं कल से आपने पंजाब जाना है और वहाँ पे राइस बनानी है, तो हर कोई नहीं जा पाएगा. ठीक है, हमने यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है. हम ये कह रहे हो यहाँ बना देते हैं, ये कह रहे हो वहाँ बना देते हैं, बोले ये बढ़ गया, ये कम हो गया. रियलिटी में ये आउटपुट बढ़ाना आसान काम तो नहीं है ना. और उसके अलावा भी अगर हम जोग्राफिकली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके दे भी दें उनको, तो ऑक्यूपेशनली मोबाइल होते हैं कुछ लोग. भाई उसने जिंदगी भर वेपन बनाया, ही नोज नथिंग अबाउट फार्मिंग.
और आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं आप कल से जो है वो चावल बनाए, आपको बोल दूंगा कि यार नहीं आप छोड़ें पढ़ाई वढ़ाई और जाएं चावल बनाएं, आसान नहीं है ना। तो वो इमोबिलिटी है, इमोबिलिटी बेसिकली क्रिएट्स फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये जरा सा सही, वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है बेसिकली इन मूवमेंट, जिस वजह से इतना आसान नहीं होता। ये प्रॉब्लम है। और ये बाकी जो है वो बुक में आप पढ़ लेंगे, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे। 5 मिनट के बाद हम आखिरी जो 10 मिनट है उसमें एक डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे। पीपीसी हमारा खत्म हो गया, पीपीसी में हमने सब कुछ पढ़ लिया। इसको अगर आपको बुक से पढ़ लें आपकी चैनल से तो बेहतरीन हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको रीडिंग असाइनमेंट इस वीक के एंड तक जो खत्म करना है आपको, आज ही से शुरू कर दें। यूनिट 11 एंड यूनिट 24 एंड 25। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि मैंने नहीं पढ़ाई, वो उनमें से मेजोरिटी वही होंगी जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसमें कोई समझ में नहीं आया तो मुझे पिक्चर भेज के पूछ ले इसका मतलब क्या है। अगर मुझे लगा कि वो सिलेबस के बाहर है तो बता दूंगा, टेंशन ना लें उसकी, आप आगे बढ़ जाए। ठीक है, अगर वो सिलेबस के अंदर हुआ तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप पढ़ें जरूर। इकोनॉमिक्स में देयर इज नथिंग लाइक रीडिंग मोर, ठीक है ना। आप जितना ही पढ़ लें कम ही होगा। इट इज अ रीडिंग इंटेंसिव सब्जेक्ट, पढ़ना है आपने इसको। पढ़े बगैर समझ में नहीं आएगा, सुकून से बैठ के स्टैनली पढ़े तभी इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। सेल्फ लर्निंग की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी लेक्चर सुन लें आप, अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो सही, हम 4-5 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर हम शुरू करेंगे आगे।
नहीं ये ठीक है, एक काम करते हैं हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। आपका पीपीसी हो गया पूरा, इसको आप पढ़ लें प्लीज आपके उससे स्टैनलिक से, और जो बेसिक्स रह गई इसको हम कल वाइंड अप करेंगे। कल इंशाल्लाह माइक्रो इकोनॉमिक्स को वाइंड अप कर देंगे अपने, ठीक है। जितनी भी चीज़ें रह गई हैं कल हम इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम मैक्रो शुरू करेंगे। उसके दरमियान में आपने सारी रीडिंग करनी है, रीडिंग पैकेज दे दिया आपको मैंने पूरा स्टैनलिक से, वो पढ़ के आना है आपने, समझ के आना है, उसमें जो मसला पूछ लें, अगर वो क्लियर हो गया तो फिर कोई और टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसी में सब कुछ है, ठीक है। और अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं और रीडिंग कर रहे हैं तो यू नो एवरीथिंग, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू द पास्ट पेपर्स, ये आप देख लें। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हम क्लास खत्म कर रहे हैं। हमारे पास पास्ट पेपर्स कितने हैं? ठीक है, एंडिंग द क्लास है, डिफरेंट सवाल विल पढ़ा जा कंटिन्यू रहा दिस है। टुमारो इंशाल्लाह। हमारे पास पास्ट पेपर्स कितने हैं? किस किस साल में?